तो आज की क्लास शुरू की जाए। बेसिक मैथमेटिक्स की पार्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन इन फिजिक्स स्टार्ट की थी। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिस्ट करवाए थे कि आप वो सारे काम डिफरेंशिएशन की सहायता से कर सकते हैं, जिसमें हमने पहला पॉइंट बताया था कि आप डिफरेंशिएशन की सहायता से कोई कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, या वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है आप उसको निकाल सकते हैं। दूसरा है कि आप डिफरेंशिएशन की सहायता से कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी आप जो है वो बता सकते हैं। और तीसरा है कि आप डिफरेंशिएशन की सहायता से किसी भी एक फंक्शन का मैक्सिमा क्या मान है और उसका मिनिमम मान क्या है ये आप बता सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ इसी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पहला जो एप्लीकेशन था वो स्टार्ट कर दी थी और उसमें हमने कैसे एक कर्व की एक टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट होता है ये सीखा था, और कैसे उस टेंजेंट के एंगल कैलकुलेट होते हैं। और लास्ट में हम एक उसी के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके एक फिजिक्स के सवाल हम बनाने वाले थे। तो आज हम उसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखें कि क्या प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला हम सवाल लेते हैं। सवाल कहता है कि ए पार्टिकल is released from rest from top of a paraboloid, follows the equation। जो वो पाराबोलॉइड है वो एक इक्वेशन फॉलो कर रहा है, दैट इज y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कई रूप में ये हो सकता है। पाराबोलॉइड है तो पाराबोला का इक्वेशन दिया, सिनोसॉइड अगर होता तो सिनोसॉइडल इक्वेशन माने साइन कर्व या कोसाइन कर्व हम दे सकते थे। इलिप्टॉइड रहता तो इलिप्स के एक इक्वेशन यहाँ पर हो सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पर फिगर की बात होगी उसके रिगार्डिंग आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा। अभी हम पाराबोलॉइड क्या होता है, पाराबोला तो हम पढ़े हैं, पाराबोलॉइड क्या है वो देखते हैं। तो टॉप ऑफ ए पाराबोलॉइड फॉलोज द इक्वेशन दिस। प्रश्न पूछता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल when it reaches at x equal to 1 if it falls due to gravity। ठीक है, तो एक हमने इक्वेशन आपको दी है और इस इक्वेशन के एक फिगर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। उस फिगर के अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो सबसे पहली बात कि आप देखो यहाँ पर जो ये y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर है, इस सवाल को रहने दीजिए। और थोड़ी सी बात हम आपको हिंट्स दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप फिजिक्स पढ़े नहीं हैं तो आपको थोड़ी सी जानकारी हो सकती है, नहीं हो तो आप हिंट्स एक ले लीजिए कि अगर मान लो कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इफ इट इज एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा एंड द सरफेस इज स्मूथ। हम इस सवाल में एक चीज़ और जोड़ना चाहते हैं, स्मूथ पाराबोलॉइड। ठीक है, जो वो पाराबोलॉइड है उसका जो सतह है वो स्मूथ है। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन अगर स्मूथ हो और इस पर अगर एक पार्टिकल कोई स्लाइड कर कर नीचे एक्सेलरेट हो रहा हो, तो इस तरह के पार्टिकल के नीचे
एक्सेलरेशन जो होता है उस एक्सेलरेशन का मान होता है जी साइन थीटा। ये जो नीचे की तरफ गिरेगा इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, जब ये नीचे स्लाइड करते हुए जाएगा तो इसकी नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मान होता है जी साइन थीटा। अब आपको अगर कोई बच्चा जानता हो तो ठीक है, अगर जो नहीं जानता हो कि सर ये एक्सेलरेशन जी साइन थीटा कैसे हो गया, तो ये बात अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप बस समझ लीजिए कि अगर एक इंक्लाइन स्मूथ प्लेन पर एक बॉडी या पार्टिकल स्लाइड करके नीचे एक्सेलरेट हो रहा तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो जी साइन थीटा होता है। ठीक है, जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे या वेक्टर के बाद जब हम आगे और फिजिक्स में आएंगे तो वहाँ आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसकी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है। तो चलिए हम ये मानकर चलते हैं कि आप इतना बात जान रहे हैं। अब देखो y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर, इसका अगर हम एक ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ होगा पाराबोला। ठीक है ना, क्योंकि y पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है, तो ग्राफ पाराबोला होगा, दैट इज पाराबोला। ऐसा ही पाराबोला होगा क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स 0 0 होंगे, वर्टेक्स 0 0 होंगे और जो पॉजिटिव y एक्सिस के ये सिमेट्रिकल होगा। तो हमने एक पाराबोला यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, और अगर हम इसको एक शेप देना चाहें, ये तो हुआ एक तरह का लाइन, कर्व लाइन, लेकिन अगर हम इसको एक सरफेस के रूप में शेप देना चाहें लाइक दिस, इस तरह का एक कटोरा बन जाएगा ऐसा, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पाराबोला ही होगा, तो इसको हम कहेंगे पाराबोलॉइड। ठीक है, इसी तरह से इलिप्स बन जाएगा, और उसको अगर हम एक अंडाकार नुमा अगर पूरा दे देंगे तो वो बन जाएगा आपका इलिप्टॉइड। तो ये आपकी बाबू पाराबोलॉइड है। इसकी जो सतहें हैं वो स्मूथ हैं, यही सतह है, ये स्मूथ है। इसके इस टॉप पॉइंट से हम एक पार्टिकल को यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ पर से एक पार्टिकल को हम छोड़ते हैं। क्या होगा, अगर ये सतह स्मूथ है तो ये इस पोजीशन से छोड़ने के बाद वो स्लाइड कर करके नीचे आएगा, ये इस तरह से स्लाइड करके नीचे आएगा, ये इस तरह स्लाइड करके नीचे आएगा। और जब कभी भी ये पार्टिकल एट x इक्वल टू 1 पर होगा, यहाँ जब वो होगा तब उस केस में इसकी क्या एक्सेलरेशन होगी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इस पोजीशन पर क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा एट दैट इंस्टेंट, जब वो x इक्वल टू 1 पोजीशन पर है तब की एक्सेलरेशन आपको इसकी बतानी है। ऑफ कोर्स ये जो नीचे गिर रहा है वो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी ये जो नीचे गिर रहा है इस प्लेन के अलोंग, वो सतह पर वो चलते हुए नीचे आ रहा है, तो उसको नीचे खींच कौन रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आ रहा है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ, ये दोनों में फ़र्क बस ये है कि ये सतह आपकी एकदम प्लेन है, स्ट्रेट नुमा, और यहाँ पर ये सतह कर्व है लाइक दैट। अब अगर हमें इस पर्टिकुलर जगह पर इसकी एक्सेलरेशन अगर निकालनी है तो हमें इस जगह पर जो उसकी ज़मीन है, जैसे यहाँ पर जब वो है तो उसकी ज़मीन यही है। अगर हम इतना बड़ा कर्व को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये मुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप इसका एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करोगे तो दैट विल लुक लाइक स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो यही डिफरेंशिएशन का काम है। डिफरेंशिएशन यही करता है कि कितना भी कर्व हो, लेकिन अगर आप इसका एक छोटा सेक्शन कंसिडर करेंगे तो दैट विल लुक लाइक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के एट x इक्वल टू 1 के इर्द गिर्द अगर हम पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ये जो आपकी कर्व सरफेस है दैट विल लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर की जो ये उसकी ज़मीन है जिसको हम स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाए हैं, अगर हम इसकी एक ये इंक्लाइनेशन जान जाएं, ये जो एंगल थीटा है, अगर हम ये थीटा जान जाएं तो हम अकॉर्डिंगली
इस हिंट्स की सहायता से इसका एक्सेलरेशन बोल सकते हैं कि इसका जो भाई एक्सेलरेशन होगा, ऑफ कोर्स इसका एक्सेलरेशन होगा g इंटू साइन थीटा होगा। ये वाली थीटा जो उसकी जो इंक्लाइन प्लेन है, कि यहाँ पर देखोगे तो वो जो उसकी ज़मीन है जिस पर वो स्लाइड करके नीचे आ रहा है, वो तो एक प्रकार का इंक्लाइन प्लेन ही हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम ये थीटा जान जाते हैं तो इसकी हम एक्सेलरेशन अब बोल सकते हैं g साइन थीटा। अब प्रश्न उठता है कि इसका थीटा हम कैसे निकाल लेंगे, बस यही है। और आप देखो इसके थीटा निकालने की विधि जो आप ऑलरेडी सीखे हुए हो, कि अगर हम एक लाइन इस पॉइंट पर जहाँ एट एक्स इक्वल टू 1, जहाँ पर ये छोटी सी लाइन जो है स्ट्रेट के रूप में, सरफेस के रूप में दिखाया गया है, अगर आप उसको सटाते हुए एक आप टेंजेंट डाल दो, तो ये टेंजेंट और वो जो स्ट्रेट सरफेस है वहाँ पर वो आपस में पैरेलल होंगे, और ये जो टेंजेंट की यहाँ जो एंगल बनेगा और ये जो आपकी जो ये छोटी सी सरफेस जिस पर वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर क्षण में इंक्लाइन प्लेन पर था, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये एंगल, ये क्या है, टेंजेंट का एंगल, और ये वाली एंगल क्या है, तो इंक्लाइन प्लेन की जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ वो है। तो अगर हम ये एंगल निकाल लेते हैं तो ऑलरेडी ये एंगल निकल जाएगा। तो कैसे निकालें इस एंगल का, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। इस एंगल का हम dy बाई dx निकालते हैं भाई, ये हाफ dy बाई dx एक्स स्क्वायर का, हाफ एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 2x, 2 कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू x। तो अब इस पॉइंट को हम हटाते हैं, ये जो हिंट्स हमने लिखा था। अब dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1 पर मान कितना होगा, तो राइट हैंड साइड में जहाँ भी x है उसकी जगह पर हम 1 रख देंगे। एंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मान कितना होता है, तो ये बराबर होता है tan थीटा। सो आपकी tan थीटा वैल्यू जो है वो 1 आई, और यहाँ से आप थीटा बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। और फिर उसके बाद चूंकि आपको एक्सेलरेशन निकालनी थी, तो एक्सेलरेशन का मान आपने जो बताया g साइन थीटा, तो g और साइन थीटा का मान में थीटा 45 आ गया, तो आप यहाँ साइन 45 लिख सकते हैं, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो g/√2 ये आपकी आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर जगह पर उसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g/√2। और याद रखिए, अगर यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 पर एक्सेलरेशन g/√2 है, तो एट x इक्वल टू 2 पर, जैसे मान लो अगर यहाँ पर पूछा जाता और वो बोलता है कि ये x बराबर 2 है, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन उतना नहीं होगा जो अभी निकाले हैं g/√2, उतना नहीं होगा, दूसरा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर की एक्सेलरेशन, यहाँ पर की एक्सेलरेशन, यहाँ पर की एक्सेलरेशन, अलग अलग जगह पर की एक्सेलरेशन जो है उसकी अलग अलग। लेकिन अगर स्ट्रेट प्लेन अगर वो रहता, आपकी ये एंगल होती और तब यहाँ पर से वो इस तरह से स्लाइड कर कर नीचे जाता, तो यहाँ पर का एक्सेलरेशन, यहाँ पर का एक्सेलरेशन, यहाँ पर का एक्सेलरेशन, सब जगह का एक्सेलरेशन आपस में समान होता, क्योंकि यहाँ की सतह, यहाँ की सतह, यहाँ की सतह, यहाँ की सतह सभी एंगल थीटा बना रहे हैं। परंतु अगर ये यहाँ पर होगा तो यहाँ पर की जो टेंजेंट होगी, यहाँ जो टेंजेंट होगी और यहाँ पर की जो टेंजेंट होगी, वो तीनों टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ और इसमें फ़र्क यही है कि इस केस में थ्रू आउट ये स्लाइड करने के क्रम में एक्सेलरेशन समान होंगे, परंतु यहाँ पर अलग अलग जगह एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, और आपने एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट पर एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है वो सीखा है। इसी तर्ज पे अगर एट x इक्वल टू 2 पर एक्सेलरेशन पूछा जाए या 3 पर पूछा जाए, तो आप उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो थोड़ी सी जो ये फिजिक्स है, इसकी एक्सेलरेशन g साइन थीटा होता है, ये आप अगर जानकारी रखते हैं तो उसके बाद आपकी थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन की कॉन्सेप्ट लगेंगी, ताकि आपको ये टेंजेंट की एंगल पता चल सके, और उसके बाद फिर आपके एक्सेलरेशन निकल जाएंगे।
तो यही क्वेश्चन था और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि हम अलग अलग जगहों पर जब वो आएंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था डिफरेंशिएशन की एक पहली जो एप्लीकेशन हमने आपको पढ़ाई कि हम डिफरेंशिएशन की सहायता से एक कोई कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं या वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वो हम बता सकते हैं। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस की है। ठीक है, अब हम आते हैं यूज टू में। डिफरेंशिएशन की सहायता से हम न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो है वो निकाल सकते हैं। टू फाइंड न्यू फिजिकल क्वांटिटी। हम यहाँ पर कुछ, चूंकि अभी आप फिजिक्स पढ़े नहीं हैं तो यहाँ हम कुछ बेसिक डिफिनीशन दे रहे हैं जो डिफरेंशिएशन से तैयार होगा। आप इस बात को याद रखें और अन्यथा फिजिक्स पढ़ने की प्रक्रिया में आपको याद हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर कुछ लिस्ट कर रहे हैं फॉर्मूला, आप इस बात को समझते चलिए। पहला, मान लो कि ये आर हम रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन, पोजीशन कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट आप इसको ले सकते हैं। तो अगर हम इस आर को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें निकलता है वेलोसिटी। हमें क्या निकलता है बाबू? वेलोसिटी। टी क्या है? टी आपकी टाइम है। वी जो लिखा हुआ वो क्या है? ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। और इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम बोलेंगे स्पीड। उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड। अगर हमें स्पीड निकालना हो, जैसे मान लो कि पार्टिकल की हमने वेलोसिटी तो निकाल ली और वो वेलोसिटी का मान आ गया -5 मीटर पर सेकेंड किसी भी ऐसा सवाल में, और पूछता है कि आप स्पीड बताइए, तो स्पीड तो वो जो गति से चल रहा है उसका मात्रा है, तो हम माइनस नहीं बोलेंगे, हम उसमें सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। तो जो उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी वही आपकी स्पीड कहलाएगा। और -5 जो है वो डायरेक्शन के साथ इंडिकेट करेगा, जो कि वेलोसिटी का एक प्रॉपर्टी है कि उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंटेड होते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ी सी बातें अभी तो बस इतना नहीं, तो बस समझ लीजिए कि पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को हम एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलता है? तो निकलता है वेलोसिटी। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला में आते हैं। v तो वेलोसिटी हो गया, और अगर हम इस v को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो मेरा बनता है एक्सेलरेशन। यहाँ जो स्मॉल a है दैट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, ये फिजिक्स में आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे। हियर वी आर इंटरेस्टेड कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो डिफरेंशिएट होकर के एक नई फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण करता है ना। तो अभी हम डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग ही सिर्फ बात करने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी नई नई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ आएंगी ज़रूर, तो आपको बस अभी वो समझ के चलनी है कि हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी है और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा। तो जो बना वो क्या है वो बात की बात होगी, वो उसको हम लोग फिजिक्स में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे तीसरा हम लेते हैं P। P को अगर हम बोले लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और इसको हम एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मेरा बनता है फोर्स, दैट F रिप्रेजेंट्स फोर्स। मैंने लीनियर मोमेंटम को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर फोर्स का निर्माण होता है। इसी तरह से एक फोर्स और बनते हैं U जो है ना, U, इसको हम इंडिकेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
इस पोटेंशियल एनर्जी को एक बार हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, आर रिप्रेजेंट्स दी पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और इसमें माइनस लगा दें, तो ये फिर एक फोर्स ही देता है। ये एक खास प्रकार का फोर्स है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। इसको हम एफसी लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। अभी आप फोर्स ही समझो, कंजर्वेटिव फोर्स हमने लिखा है, जो कि इसका बेसिक डिफिनेशन में कंजर्वेटिव फोर्स ही है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ये अभी अपने दिमाग पर ज़्यादा टेंशन लेकर के मत चलो, बस ये समझो कि पोटेंशियल एनर्जी को एक बार हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके माइनस लगाएंगे तो आपको एक कंजर्वेटिव फोर्स बनेगा या एक फोर्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक नए फिजिकल क्वांटिटी का वो निर्माण कर रहा है। चलिए हम और पांचवा एक लेते हैं, थीटा। दैट रिप्रेजेंट्स एंगुलर पोजीशन कह सकते हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। ठीक है, और इसको अगर हम एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, टी इज द टाइम, तो आपको एक नया फिजिकल क्वांटिटी देता है जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर यहाँ लीनियर है, लीनियर पोजीशन हुआ तो लीनियर वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर पोजीशन हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर चूंकि बहुत बार आता है तो हम नहीं लिखते, अंडरस्टूड सी मान लेते हैं, लेकिन कायदे से ये लीनियर की बात होगी। लीनियर पोजीशन और भी जो हुआ वो लीनियर वेलोसिटी हुआ। छठा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, उसको हम एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें निकलता है, एंगुलर जो वेलोसिटी है इसको एक बार हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो निकलता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन सिंपल, बिल्कुल इसी तरह लीनियर वेलोसिटी को एक बार हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें निकलता है लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ सभी लीनियर हैं। सातवां, एल को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम है ना, और इसको हम जब एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो निकलता है टॉर्क, दैट इज टाउ। ये सिंबल है टाउ का और इसको हम बोलते हैं टॉर्क, है ना। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बनता है फोर्स, और यहाँ पर बनता है एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर टॉर्क। तो फोर्स और यहाँ बना टॉर्क। आठवां, तो ये हो गया, इस साइड लीनियर है, ये साइड आपकी एंगुलर हो गई। उसके बाद कई और क्वांटिटी हैं, कुछ मान लिया जाए कि ये क्यू चार्ज है बाबू, क्यू चार्ज। इसको हम एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बनता है करंट। आई जो है वो बनता है करंट। ठीक है, कुछ एक और हम यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं। करंट 9 नंबर, भी को हम पोटेंशियल नाम दे देते हैं। भी को बाबू हम यहाँ पर नाम दे देते हैं पोटेंशियल। फिजिक्स में हमें 3 प्रकार की पोटेंशियल अलग अलग जगहों पर मिलेंगी। या तो ये हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो ये हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या ये हो सकता है मैग्नेटिक पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल को एक बार हम फिर पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है फील्ड। ई को बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है,
अब जैसा पोटेंशियल के नाम होंगे उसके अनुसार फील्ड के नामकरण पड़ेंगे। जैसे मान लो ये जो भी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल नाम का कोई चीज़ नहीं है, याद रखिएगा। या तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, नहीं तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, नहीं तो वो मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा। तीनों में से कोई ना कोई एक पोटेंशियल के साथ जुड़ा रहेगा नाम, और जो पोटेंशियल होगा उसी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नामकरण होंगी। इस डेफिनेशन से जो ई बनेगा वो हम उसी के नाम से बोलेंगे। जैसे मान लो ये भी जो है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल है, तो भी अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल है तो ई क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो ई जो होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। अगर ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो ये जो ई होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिएगा कि क्या क्वांटिटी यहाँ पर भी के नामकरण में लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक है कि ग्रेविटेशनल है कि मैग्नेटिक है। 10वां, मान लो कि ये फाई है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इसको हम एक बार अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें और इसमें माइनस लगा दें तो हमें एक निकलता है ई, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी आपको फिर हम बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये दिमाग में आपको आएगा, जहन में आएगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में जाने, है ना। तो आपको अभी उस मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं जाननी है, ठीक है। बस यहाँ ये आपको कंसंट्रेट करनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके उसमें नेगेटिव साइन लेंगे तो आपको वो देगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है ये भी जानने का विषय है, लेकिन अभी हम लोगों का वो पर्पस नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें बहुत हम लोग जो है वो आसान रखेंगे और बहुत सारे चीज़ों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उसमें हम अपने आप को डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पर 10 फार्मूला लिस्ट की है ना। तो आपको इसी तर्ज पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं सवाल बनाने की प्रक्रिया में। तो जैसे हम एक आध दो सवाल यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और आप इस सवाल के क्या रूप रंग मिलेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, इस बात को समझकर सीखने का प्रयास कीजिए। और हम यहाँ पर एक छोटा सा नोट देते हैं आपको, यूज dy/dx विथ साइन, dy/dx का मान जो है, जहाँ कहीं भी डिफरेंशिएशन की बात होगी वहाँ तुम उसे साइन के साथ यूज़ करना। साइन के बारे में हम बताए हुए हैं कि अगर नीचे वाला जो x है अगर वो बढ़ता है और इसके बढ़ने से अगर y जो ऊपर वाला है वो भी बढ़ता है तो पॉजिटिव होगा, परंतु अगर नीचे वाला x बढ़ता है और ऊपर वाला y घटता है तो डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी। और अगर x बढ़ने से y के मान पर कोई असर नहीं होता, डेट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, देन इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। ठीक है, मतलब कि x के बढ़ने से y बढ़े या x के घटने से y घटे, डायरेक्ट लिनियर रिलेशन हो उसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का, तब उस केस में इसके डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कहेंगे। और x के बढ़ने से y घटे या x के घटने से y बढ़े तो उस केस में डिफरेंशिएशन हम नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस बात को लेते हुए एक एग्जाम्पल करते हैं। कहता है सवाल में कि द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई linked with a circular coil of radius r is given by
फाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू बी। एक हमको फ्लक्स का मान दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ coil radius starts shrinking at the rate of 1 millimeter per second at r is equal to 2 centimeter and b is equal to at नहीं, यहाँ लिखिए when r equal to 2 centimeter and b equal to कुछ ले लेते हैं 10 टेस्ला या 5 टेस्ला। ठीक है, B जो है ना वो एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसका जो यूनिट है वो टेस्ला है। टेस्ला का तो पूरा नाम हमने लिख दिया, अगर सिंबल लिखे मिले तो आपको कैपिटल T के रूप में यूँ मिलेगा, दैट विल रीड एज टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है टेस्ला और ये SI यूनिट है और पूछता है कि उस कॉइल की जो वो रेडियस है, वो रेडियस अगर श्रिंक कर रहा हो, श्रिंक मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। जैसे ये मान लिया जाए कि आपकी कॉइल है जिसकी रेडियस R है, ठीक है, और ये श्रिंक करने लगा तो मतलब उसकी जो रेडियस है वो सिकुड़ने लगा। ये बाबू ये ऐसा हो गया और फिर उसके बाद ऐसा हो गया, इसका रेडियस सिकुड़ने लगेगा, ऐसा होगा। इसकी जो रेडियस है वो छोटा होता जाएगा तो हम कहेंगे कि कॉइल जो है वो सिकुड़ रहा है, जो कॉइल है वो सिकुड़ रहा है, दैट स्टार्ट्स श्रिंकिंग। तो इसकी श्रिंकिंग की जो दर है, इसकी जो सिकुड़ने की दर है, दैट इज 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। व्हाट डू मीन बाय दिस? तो इसका मतलब हुआ कि dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, इस कॉइल की रेडियस ही तो चेंज हो रहा है। श्रिंकिंग मतलब क्या हुआ, या एक्सपेंडिंग मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिंग मतलब हुआ रेडियस का बढ़ना, श्रिंकिंग का मतलब हुआ रेडियस का घटना समय के साथ। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, दैट इज गिवन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। और ऑफ कोर्स यहाँ पर देखो तो समय के बढ़ने से R का मान, अगर हम श्रिंकिंग की बात कर रहे हैं तो समय तो बढ़ता जाएगा और समय के साथ साथ रेडियस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मतलब कि जो ये R है वो घटता जाएगा। तो नीचे वाले के बढ़ने से अगर ऊपर वाला घटता हो तो इसका मान हम माइनस में लेंगे। ये आपको दिया हुआ है, ये डाटा को आपको पकड़ना पड़ेगा भाषा के अनुसार। रेट ऑफ चेंज आपको पकड़ना पड़ेगा भाषा के अनुसार। दैट इज इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ठीक है, तो आपकी ये मान आ गई 1 मिलीमीटर पर सेकंड। हम इसको ऐसा यूनिट बना लें क्योंकि एक डाटा ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मिलीमीटर है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो रेडियस है, अगर मान लो श्रिंक करते 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 इस दर से तो श्रिंक हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर उसकी कुछ तो रेडियस होगी, तो वो है 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर को अगर हम ऐसा यूनिट बना लेते हैं तो 2 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर जो B है वो B के मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है। B एक डाटा के साथ 5 दिया हुआ है एंड दैट इज कांस्टेंट। ये जो 5 है टेस्ला, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा समझो कि ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें फाई हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स,
पाई 22/7 ले सकते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, और ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये एक जन्मजात कांस्टेंट है। बी के बारे में सवाल में कहीं नहीं बोलता है कि जो ये बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी दैट इज चेंजिंग, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं लिख रहा है, तो हम बी को कांस्टेंट मानकर काम करेंगे। और इस सवाल में स्पष्ट जिक्र है कि जो ये रेडियस है दैट आर इज चेंजिंग, तो आर जो हुआ दैट इज वेरिएबल। हमने इतनी बातें यहाँ पर डिस्कस की हैं सवाल के साथ। अभी हमने बनाया कुछ नहीं है, सवाल को हमने बनाया कुछ नहीं, अभी हम बस इसको समझे हैं कि क्या दिया हुआ है सवाल में, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, और जो 1 मिलीमीटर पर सेकंड है तो वो श्रिंकिंग के लिए माइनस लिखेंगे। अगर यही बोलता है एक्सपेंडिंग, द कॉइल रेडियस इज एक्सपेंडिंग एट ए रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब रेडियस बढ़ रहा है समय के साथ, तो यहाँ हम +1 मिलीमीटर पर सेकंड ऐसा लिखते, ठीक है ना। तो हमें आशा है कि आप ये बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है बाबू फाई, नाउ पाई r² इंटू बी, और अब तक हम अच्छे से ये बात समझ गए हैं कि ये फाई एक कांस्टेंट है, बी एक कांस्टेंट है, और r जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, और r के ही बदलने से फाई के मान में बदलाव होंगे। निकालनी क्या है, तो निकालनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसका हमने डेफिनेशन आपको दिया था फॉर्मूला के तौर पर -d∅dt, यही दिया है ना, तो यही याद रखना है। नाउ -d/dt, फाई का देखिए मान है πr² इंटू बी। हमने कुछ नहीं किया, ये फाई के मान जो आपके एक्सप्रेशन के तौर पर दिए हुए हैं वो हमने यहाँ रख दिया। नियम के अनुसार जितने कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के अंदर गुना में उसको बाहर करें, तो आप ये माइनस, तो इसका फॉर्मूला वाला माइनस है वही कैरी हो रहा है। पाई एक कांस्टेंट है, उसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर करेंगे। बी भी एक कांस्टेंट है, इसको भी डिफरेंशिएशन के बाहर करेंगे, और अंदर में रह जाएगा r² को बाहर मत कर देना, r वेरिएबल है, कांस्टेंट सिर्फ बाहर होंगे बशर्ते वो गुना में हो तो या भाग में हो तो अब हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे। r² का डिफरेंशिएशन हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो कैसे करें, तो आपको मालूम है -π इंटू बी, r² का हो जाएगा 2r2 - 1 इंटू dr/dt। याद है ना, ये आपकी r(f(x) हो गया, इसको हम एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। ये चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, याद रखिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, dr/dt। ठीक है, तो हम इस बात को थोड़ा इधर को सजा कर लिखते हैं। तो E का मान बाबू कितना आया, तो E का मान एक आया -π और B इंटू 2 हम यहीं सजा देते हैं पहले 2, और r पे पावर 2 - 1 तो एक r आ गया, और साथ में रहा dr/dt, यही है। और अब हम इसके वैल्यू रखते हैं, 2 माइनस है, पाई का मान 22/7 ले लें, बी का मान देखो दिया हुआ है 5, टेस्ला SI यूनिट में ही है, रेडियस r का मान यहाँ दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10⁻², हियर इट इज, और dr/dt का मान दिया हुआ है अगेन -1 × 10⁻³ दिस मच, और ये एक EMF है तो इसको हम यूनिट वोल्ट कहेंगे। तो आप यूनिट का चक्कर छोड़ो, डिफरेंशिएशन यूनिट में तो हम सीख ही जाएंगे और फिजिक्स में तो बाकी हम समझ ही जाएंगे। यहाँ पर फोकस करो अपने आप को कि डिफरेंशिएशन कैसे हम पकड़ते हैं। रेट ऑफ चेंज और dr/dt 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, वो माइनस कैसे हुआ है ना, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से हम इंड्यूस्ड EMF कैसे निकालेंगे, और डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, तो बाकी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है।
और हमको लगता है कि अब आप इसको कैलकुलेशन कर लोगे। ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 22 हो गया 44 इंटू 0/7 इंटू 10⁻⁻5। ये -2 -3 -5 एंड दिस मच ऑफ वोल्ट। आप इसको भाग वगैरह देकर चीज़ों को और सिंपल कर सकते हैं। फिर एक बार चेक कर लो, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 2 हो गया, तो 22 दूनी 44, 20 का एक 0 और बाकी नीचे 7 आ गया, 10⁻⁻5। दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये आपकी वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक सवाल हमने लिया है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं कि हम डिफरेंशिएशन की सहायता से नई फिजिकल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, वो यहाँ पर है। एक सवाल और लेते हैं। ए पार्टिकल, या ऐसे लिखो, एन इलेक्ट्रॉन is moving along x-axis। एक इलेक्ट्रॉन है बाबू, वो x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। whose पोजीशन, जिसकी पोजीशन जो है, whose पोजीशन varies with time, t is given as, उसकी जो पोजीशन है वो दी हुई है r इज इक्वल टू 16t e पे पावर -t, 16t e पे पावर -t, जहाँ बाबू t क्या है, तो t जो है वो टाइम है, और t जो है वो समझ लीजिए t इन सेकेंड और r इन मीटर। t जो है वो समय जो है वो सेकंड में है, और r चूंकि पोजीशन है, दूरी है, वो एक मीटर यूनिट में है। पहला प्रश्न पूछता है कि फाइंड द पोजीशन व्हेन इट इज momentarily at rest, momentarily at rest। आप इस ऐसा पोजीशन बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी क्षण में, थोड़े क्षण के लिए रेस्ट में आता है। मोमेंटरली रेस्ट, मोमेंटरली माने रुका फिर चलने लग गया, चल रहा था, थोड़े क्षण के लिए रुका फिर चलने लग गया, दैट्स कॉल्ड मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट, है ना। तो पर आपको ये बताना है कि वो कौन सी जगह है, वो कौन सी पोजीशन है जहां पर ये मोमेंटरली रेस्ट में आता है। और दूसरा पूछता है कि ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 0.5 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड, या 0 सेकेंड कर देते हैं। 0 सेकेंड पर वेलोसिटी बताइए और 2 सेकेंड में एक वेलोसिटी बताइए। यहाँ डाटा के रूप में हम बहुत सारा ले सकते हैं, और यहाँ इक्वेशन के तौर पर हम बहुत सारा इक्वेशन ले सकते हैं। हमने कितनी डिफरेंशिएशन करने के लिए इक्वेशन लिया था, है ना। हमने जो डिफरेंशिएशन की जब प्रैक्टिस की थी इक्वेशन ले लेकर, तो कई इक्वेशन लिए जा सकते हैं। तो हम उसी के अनुसार यहाँ पर पोजीशन के रूप में कोई भी इक्वेशन के तौर पर आपको दे सकते हैं, और आपको ये सारी क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। ठीक है, परंतु सीखने वाली बात यहाँ यह है कि इस तरह के सवाल जब मिले तो बनानी कैसे है। तो आइए हम इस बात को डिस्कस करते हैं। इस सवाल में थोड़ी सी अगर हम इसकी डायग्रामेटिक व्यू दें समझने के ख्याल से, तो ये कहता है कि एक पार्टिकल है
एक्स वाई एक्सिस की बात हो रही है, यहाँ तो हम एक डायरेक्ट एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो हम एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किए, और कहता है कि एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के रूप में वो मूव कर रहा है along एक्स एक्सिस, दैट पार्टिकल इज मूविंग along एक्स एक्सिस लाइक दिस मूविंग मूविंग मूविंग। और इस मूविंग की प्रक्रिया में एट एनी टाइम टी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज आर। इसकी जो पोजीशन है एट एनी टाइम टी, जीरो समय में कहाँ है नहीं मालूम, लेकिन किसी समय में पोजीशन इसकी ये है, मतलब कि यहाँ से ओरिजिन से वो यहाँ पर है, ओरिजिन से वो यहाँ पर है। तो पूछता है कि बताइए कि ऐसा अगर पार्टिकल मूव करता हो, इस आर का मान दिया हुआ है, इस आर का मान आपको दिया हुआ है, दैट इज व्हाट 16t e पे पावर माइनस टी, इट इज गिवन। तो प्रश्न पूछता है कि ये पार्टिकल कितने पोजीशन पर, कौन पोजीशन पर, यहां 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 आर का मान क्या हो जहां पर ये पार्टिकल थोड़े क्षण के लिए रुकता है। तो चलिए, रुकना मतलब क्या हुआ, थोड़े क्षण के लिए रुकना मतलब क्या हुआ। थोड़े क्षण के लिए रुकना मतलब उसकी वेलोसिटी उस क्षण में जीरो होना। थोड़े क्षण में रुकने का मतलब हुआ कि उस पार्टिकल की, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर क्षण में जीरो होना। तो हमें पता लगाना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी। आपसे पूछ रहा है ना, पोजीशन व्हेन इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट, माने कब वो थोड़े क्षण के लिए रेस्ट में होता है, मतलब कब वो थोड़े क्षण के लिए जीरो, वेलोसिटी जीरो होता है। पोजीशन माने किस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी थोड़े क्षण के लिए जीरो होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें वेलोसिटी से ये बात पता चलेगा कि वेलोसिटी इसकी जीरो कहाँ पर होती है, कब होती है, ये बातें हम पता लगाएंगे। तो हम पहले वेलोसिटी निकालने की बात करें तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो आप इस आर को, पोजीशन को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकलेगा, ठीक है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन के लिए मेरे पास ये इक्वेशन आए। अब आपको इस इक्वेशन की डिफ्रेंशिएशन करने आनी चाहिए। अगर आता है तो आप ये सवाल बना पाएंगे, नहीं आता है तो आप लाख फिजिक्स लगा लीजिए, आपकी ये सवाल नहीं बन पाएंगे। तो चलिए, हमको आता है, हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 16 बाबू कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर कर लें, कांस्टेंट गुना में है 16, वो हम बाहर कर लें। रह गया टी और ई पे पावर माइनस टी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला हम नियम लगाएंगे डिफ्रेंशिएशन की जो हमने सीखा है बारी बारी से, तो वो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ई पे पावर माइनस टी को बाहर करते हैं और टी का एक बार हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर प्लस टी को बाहर करते हैं और एक बार टी के रेस्पेक्ट में हम ई पे पावर माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यही ना नियम है, तो ये हम जानते हैं। तो हम इसको हटाएं, वेलोसिटी निकलने की बात हो रही है, दैट इज 16 हियर, और ई पे पावर माइनस टी, ये वाली जो डिफ्रेंशिएशन के बाहर है वो अब एज इट इज उतर जाएगा। डिफ्रेंशिएशन के अंदर जो रहेगा उसकी डिफ्रेंशिएशन की फॉर्मूला बेस्ड काम होगा। जैसे यहाँ पर टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 प्लस ये टी एज इट इज उतर जाएगा, और जैसे यहाँ पर ई पे पावर माइनस टी का चूँकि डिफ्रेंशिएशन के वो अंदर में है तो अब वहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा। और हमने आपको पढ़ाया है ई पे पावर एफ एक्स का, ई पे पावर एफ एक्स इंटू डी बाई डी टी माइनस टी, एफ एक्स हुआ, एफ एक्स का मान माइनस टी हुआ, तो इसका इस तरह से। और देखो तो ये तो 16 हुआ, ई पे पावर माइनस टी यहाँ जो है सो है प्लस यहाँ पर t, फिर उसके बाद माइनस ई पे पावर माइनस टी, और यहाँ पर माइनस और t का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। 16 ई पे पावर माइनस टी हम कॉमन ले लेते हैं, और तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस माइनस इंटू टी। तो ये आपकी वेलोसिटी हुई,
This is the expression of velocity at any time t. It is the velocity at any time t. Any time t. ठीक है। अब देखो दूसरा जो सवाल पूछ रहा था कि 0 समय में वेलोसिटी बताइए, 2 सेकंड में वेलोसिटी बताइए, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर आराम से बता सकते हैं। t का मान 0 रख देंगे तो 0 सेकंड की वेलोसिटी निकल जाएगा। t का मान हम 2 सेकंड में पूछ रहा था तो 2 रख देंगे तो 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी निकल जाएगा। लेकिन पहला प्रश्न ये नहीं है, पहला प्रश्न है कि कहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होगा। तो कहां पर 0 होगा इस बात को निकालने से पहले हम क्या करते हैं, किस समय उसकी वेलोसिटी 0 होगा वो निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। जब उसकी वेलोसिटी 0 होती है वो समय निकाल लेते हैं और उस समय में वो कहां पर है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां से हमको पता चलेगा इस इक्वेशन से कि कितनी समय में उसकी वेलोसिटी 0 है, वो हमें समय पता चल जाएगा। और उस समय को हम यहाँ इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके, क्योंकि ये r क्या है, r इज द पोजीशन एट एनी टाइम t, तो आप इस इक्वेशन में जो टाइम यहाँ पता चलेगा यहाँ डाल दोगे तो उस समय में क्या उसकी पोजीशन है वो पता चल जाएगा, है ना। तो ये व्यवस्था आपको समझनी है कि हमको कहाँ से क्या क्या चीज़ निकलने वाला है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, जैसा कि इस सवाल के साथ जुड़ा हुआ व्यवस्था है उसमें। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन से कि फॉर रेस्ट, मोमेंटरली रेस्ट हो, परमानेंट रेस्ट हो, किसी के लिए भी रेस्ट के लिए भी का मान क्या होना चाहिए, तो भी का मान भाई 0 होना चाहिए। तो आप 0 कीजिए, इस इक्वेशन में भी का मान 0 रखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड में 16 e - t इंटू 1 - t ये एक्सप्रेशन आया। और आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो गया 0, राइट हैंड साइड में 1 - t, ये दोनों चले गए 0 के पास, और यहाँ से t के मान आ जाएंगे 1 सेकेंड। ठीक है। अच्छा बताइए, तो एक t का और मान हो सकता है जहाँ पर ये वेलोसिटी 0 हो सकते हैं, वो कहाँ है? तो यहाँ देखिए, t पे इस t का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो e पे पावर -1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 गुना समथिंग 0, तो वो तो 0 आ गया 1 सेकेंड। दूसरी जो अगर हम एक और बात करें कि वो दूसरा कौन समय है जहाँ पर इसकी 0 संभावना है, तो यहाँ पर देखिए t का अगर हम मान इन्फिनिटी रखते हैं तो e पे पावर -∞ 0, 0 गुना समथिंग विल बी 0। एक्चुअली में यहाँ पर जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो लगभग ये -∞ वैल्यू बताएगा। 0 गुना -∞ इज एन इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी। फिर भी हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी समय में इसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है। तो ये अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको हटाते हैं और 1 सेकेंड सिर्फ लेते हैं। तो 1 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी हमें पता चली दैट इज 0। तो हम ये बात अब जान गए कि 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 है, तो फिर 1 सेकेंड में उसकी क्या पोजीशन है वो निकाल लें। तो फ्रॉम इक्वेशन गिवन एट t = 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 प्राप्त हुई, तो 1 सेकेंड में उसकी पोजीशन क्या है, तो आप उस इक्वेशन में r का जो एक्सप्रेशन है उसमें t का मान 1 रख दें। तो ये हो गया 16 गुना t का मान 1 गुना e पे पावर -1, t का मान 1, और इसके मान आ जाएंगे 16 डिवाइडेड बाई e। e का मान आप 2.718 रख सकते हैं और इसको आप डिवाइड करके मान को बता सकते हैं, दैट विल कम इन मीटर। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अब अगर हम मोमेंटरली बात समझने का प्रयास करते हैं, चलो ये तो पता चला कि 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 है। अब बताइए क्या इसकी वेलोसिटी 0.9 सेकेंड में 0 है कि नहीं, 1 सेकेंड के पहले जस्ट 0.9 सेकेंड में। तो आप t का मान 0.9 रख दीजिए यहाँ,
टी का मान बाबू 0.9, टी का मान 0.9 यहाँ रख दीजिए और देखिए तो क्या ये भी का मान 0 एक्सप्रेशन दे रहा है? तो नहीं दे रहा है, पॉजिटिव मान देगा। टी का मान अगर हम 1 से छोटा रखेंगे, 0.9 रखेंगे तो 1 से छोटा हो गया, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर पॉजिटिव मान आएगा। लेकिन 0 नहीं होगा तो वेलोसिटी के मान पॉजिटिव कुछ रहेंगे, 0 नहीं होंगे। 1 सेकेंड अगर लेते हैं तो वेलोसिटी का मान 0, तो मतलब 0.9 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, माने वो चल रहा है। 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 हुई और 1.1 सेकेंड में टी का मान 1.1 रख दो तो 1.1 में 1.1 घटा दोगे क्या होगा? तो नेगेटिव आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ भी 1.1 होगा, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव टर्म आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस पावर में ना है, तो नीचे आकर प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू पॉजिटिव है। ई पे पावर माइनस टी नेगेटिव नहीं है, ई पे पावर माइनस टी पॉजिटिव वैल्यू है। तो टी के मान अगर आप 1.1 ले लेंगे तो आपको यहाँ से मान निगेटिव आएंगे और वेलोसिटी का मान आपको कैलकुलेट होकर निगेटिव वैल्यू आपको आएगा, परंतु 0 नहीं आया। तो 0.9 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब चल रहा है। 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब रुक गया है। और 1.1 सेकेंड में फिर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब चल रहा है। तो 0.9 सेकेंड में चल रहा है, 1 सेकेंड में रुक गया और फिर 1.1 सेकेंड में चल रहा है। तो 1 सेकेंड में रुकना, ये कौन सा रुकना भाई कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट। चल रहा था, क्षण भर के लिए रुका 1 सेकेंड में और फिर उसके बाद लगा चलने। तो इस तरह का यहाँ पर जिक्र हो रहा है सवाल के साथ। तो आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि, और ये जो इसकी बातें होंगी ऐसा रुकने की, वो होंगी इस पोजीशन पर, इतनी मीटर दूरी पर। और अब दूसरा जो सवाल पूछ रहा था बी में कि एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी बताइए, तो आप थोड़ा बताइए देखकर क्या होना चाहिए। तो टी का मान बाबू 0, 1 माइनस 0 1, टी का मान 0, ई पे पावर माइनस 0, ई पे पावर 0 का मान 1, तो मान आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। और टी का मान व्हाट इज इट, 1 सेकेंड, 1 नहीं 2 सेकेंड में पूछ रहा था ना, तो 2 सेकेंड, तो टी का मान यहाँ 2 रख देंगे, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 16 और डिवाइडेड बाई ई का पावर 2, ई का पावर 2। इस तरह से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये मान ई का मान जो होगा वो 2.718 भी रख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करके मान आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और आप इसका मान मीटर पर सेकेंड में बोल सकते हैं। तो इस तरह से ठीक है। तो ऐसे ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, पूरी फिजिक्स में भरी हुई हैं, है ना। जितने भी हमने 10-11 का जो आपको बताया, अकेला सिर्फ इस फंक्शन के आधार पर, इस वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन पर आपको कम से कम 10,000 प्रॉब्लम है पूरी फिजिक्स में, अलग अलग बुक वगैरह में। और अब आप लगभग सारे बना सकते हैं। थोड़ी सी एप्लीकेशन आपकी अगर उसकी समझ लें कि क्या डिफरेंशिएशन से क्या बनने वाला है, और फिर उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यही है। तो आशा है कि आप इस एप्लीकेशन को समझ पाए हैं। और फिर अब हम इसके बाद जो फिजिक्स आगे पढ़ेंगे, वहाँ जहाँ कहीं भी हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग, तो हम वहाँ पर डिफरेंशिएशन कर कर कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट करते रहेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगले क्लास में, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, एंड दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। सो बी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।